नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का टर्म 2 के मॉडल पेपर सेट 1 का पार्ट 2 है प्यारे बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 19 तक के सॉल्यूशन को देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक के आंसर को देखा था प्यारे बच्चों। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करें, वहां पे आपको पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया है, वहां से भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आपका कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हो या बोर्ड परीक्षा, जेईई, नीट, इन सारों सवालों का जवाब आपका अपना फिलो ऐप देने जा रहा है। बता दें कि 24/7 आपको ये जवाब देगा। बस आपको 3 इजी सिंपल स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको नीचे से लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, बस आपको मोबाइल नंबर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको साइन अप करते ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अपलोड करना है, यहाँ पे फोटो क्रॉप करके खींच के। उसके बाद आपको अपलोड करते ही 60 सेकंड के अंदर ही इंडिया के टॉप फैकल्टी से जोड़ देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। थैंक यू सर। तो आज ही फिलो ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। और हमारा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट देखने। देखिएगा प्यारे बच्चों, 15 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि का वर्णन करना है। राष्ट्रीय आय की गणना मुख्य रूप से 3 से 4 विधियों में किया जाता है प्यारे बच्चों। मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि। तो यहाँ पे उत्पाद विधि का आपको यहाँ पे वर्णन करना है। देखिए, उत्पाद विधि वह विधि है, यहाँ पे वह होगा, ठीक ना, वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, यानी कि पूरे देश, बाहर से नहीं, बाहर से जो आय प्राप्त होता है उसे नहीं, सिर्फ देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा उत्पादन में किए गए योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है, ठीक ना। इसके अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक किसी भी क्षेत्र में किए गए उत्पादन को शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं कि अंतिम वस्तुओं का उत्पादन को शामिल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ तृतीयक क्षेत्र को ही नहीं, सभी क्षेत्रों के उत्पादक को शामिल किया जाता है, ठीक ना। और देखिए, इसके अंतर्गत केवल यहाँ शर्त क्या है, अंतिम वस्तु, उपभोग की वस्तुओं को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है और अंतिम वस्तु में क्या होता है, पहले डिफरेंस लिखने को था, मैंने उसे आपको बता दिया है प्यारे बच्चों। देखिए, उत्पाद विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना की संभावना बहुत ही अधिक होती है। इसके लिए केवल अंतिम वस्तुओं की मूल्य को शामिल किया जाता है। देखिए, दोहरी गणना किसे कहते हैं आप लोग समझिएगा। मान के चलते हैं कोई किताब छापने वाली एक कंपनी है, ठीक ना, कोई किताब छापने वाली एक कंपनी है, वो पेज बनाती है, वहां पेज तो वो खरीद के लाता होगा, उसके बाद किताब छापता होगा, ठीक ना। तो वो पेज से जो खरीद के ला रहा है, यहाँ पे पेज का भी उत्पादन हो रहा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेज का एक बार 10 रुपया दाम है, ठीक ना, 10 रुपया पहले से हम उत्पादन, अंतिम वस्तु हो गया, यहाँ पे पेज गिन लिए। अब इस पेज में क्या हुआ, किताब छपा। अब ये किताब वाला क्या करेगा, पेज का भी दाम जोड़ेगा और अपना जो खर्च किया वो भी जोड़ेगा। मान के चलते इसे 10 रुपया खर्च होता है, तो यह बुक का दाम हो गया 20 रुपया हो गया प्यारे बच्चों। और यहाँ पे हम लोग 20 रुपया गण रहे हैं, ठीक ना, लेकिन पहले 10 रुपया का राष्ट्रीय आय में गणना कर चुके हैं ये, और यहाँ पे फिर से 20 रुपया का गणना कर रहे हैं, मतलब 10 रुपया पेज वाला भी गिन रहे हैं। तो इसी जो 2 बार यहाँ पे पेज का गणना हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, दोहरी गणना कहते हैं। इसमें यही प्रॉब्लम है, इस वजह से इसका यूज नहीं किया जाता है, बहुत ही कम यूज किया जाता है, ठीक ना। देखिए, इसमें और आगे क्या लिखा गया, एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं आपको। मान लिया जाए कि कोई किसान 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करता है और इसे कितना, 1500, यहाँ पे मान लेते हैं 1500 रुपया में मिल मालिक के पास बेच देता है। मिल मालिक इसे आटा बना करके 1700 रुपया में बेकर के पास बेच देता है। बेकरी इसे ब्रेड बना करके कितना, 2400 रुपया में थोक विक्रेता के पास बेच देता है। अब थोक विक्रेता इसे 2500 रुपया में खुदरा विक्रेता के पास बेच देता है, और खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक के पास कितना, 2700 में बेच देता है। अंतिम रूप से इसका मूल्य कितना हो गया, 2700। अंतिम रूप से इसका मूल्य कितना हो गया, 2700। तो इसी को अंतिम मूल्य कहा जाता है, ठीक ना। और इसी को राष्ट्रीय उत्पाद विधि में, राष्ट्रीय आय में इसी को गणना करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए, 2700 कैसे हो गया, 1500। देखिए, 1500 यहाँ पे था इसका दाम, उसके बाद 200 बढ़ा के 200 फायदा ले रहा है। 1500 तो एक बार गिन लिए थे, फिर उसी के बाद 1700 हो गया, 1700 के बाद 2400 में 700 फायदा हो रहा है प्यारे बच्चों। कितना हो रहा है, 700 फायदा हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पे हम लोगों ने पहले 1700 गिन लिया, इसलिए फिर से 700 गिन रहा है, फिर इसी प्रकार से 100 200 गिन के 2700 होगा। अंतिम रूप से 2700 ही मूल्य होगा। उस तरह से गिनते हैं
कितना गिनते हैं उस तरह से यहाँ पे 1500 हम लोग गिन लेते हैं, फिर 1700 गिनते हैं, फिर कितना गिनते हैं 2500 2400 गिनते हैं, फिर 2500, फिर 2700, तो इस तरह से कितना बढ़ जाता है 6-7 हजार दाम हो जाता। लेकिन एक्चुअल दाम कितना 2700 ही रुपया होता है और इसे ही शामिल किया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों इतना में ही आपको 5 नंबर नहीं मिलने वाला है, लंबा है। अब देखिए उत्पाद विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने में कौन कौन सी सावधानियों को बरता जाता है, इसे लिखे फिर भी आपका चलेगा, नहीं लिखेंगे लिख दीजिएगा तो पूरा 5 में 5 मिल जाएगा, नहीं लिखिएगा तो 3-4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है, उत्पाद विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने में निम्न सावधानियां आवश्यक है। देखिए वैसी मद है जिन्हें शामिल किया जाता है दलाली कमीशन। मान के चलिए अब उत्पादन करने में कोई दलाली लग जाता है, अरे भाई यहाँ पे तुमको कंपनी लगाने देंगे, हमको दलाली चाहिए, यहाँ तो पुलिस को तनी देना भी पड़ता है पैसा उसा, मतलब दलाली उसी को कहा जाता है, ठीक ना। जैसे हटिया में देखे होंगे 5 रुपया 10 रुपया ले लेता है, देखे होंगे आप बस स्टैंड में एजेंट साहब ले लेता है, ये सब क्या हो गया दलाली हो गया। तो इसको भी आपको शामिल करना है, कमीशन को भी आपको माल बेचवाने के लिए कमीशन समझ रहे, इसको भी आपको शामिल करना है। सब उपयोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य को भी शामिल करना है प्यारे बच्चों। और शामिल किसे नहीं करने हैं, देखिए शामिल किसे नहीं करना है, वे मदें जिन्हें शामिल नहीं किया जाता है मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, क्योंकि देखिए पुरानी वस्तु एक बार नया था उस समय क्रय विक्रय हो गया, अब पुराना था फिर उस समय अगर हम क्रय विक्रय करेंगे प्यारे बच्चों तो 2 बार गणना हो जाएगा, तो ये हमें सावधानियां बरतनी है। सभी उपयोग सेवाओं का मूल्य में वृद्धि इसे शामिल नहीं करना है प्यारे बच्चों, क्लियर है आप लोग यहाँ पे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित आंकड़ा से शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। यहाँ पे आपका आंकड़ा दिया हुआ है प्यारे बच्चों, विक्रय कितना दिया हुआ है 200 लाख दिया हुआ है, क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है कच्चे माल का 50 दिया हुआ है, अंतिम स्टॉक आपका 15 है और प्रारंभिक स्टॉक आपका 10 है। इसका देखिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसलिए लगा दिया हूँ प्यारे बच्चों क्योंकि इतना टाइपिंग करना इस प्रकार से संभव नहीं था। तो देखिए प्यारे बच्चों शुद्ध मूल्य वृद्धि इक्वल टू आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, शुद्ध मूल्य वृद्धि इक्वल टू क्या हो जाता है, सकल मूल्य वृद्धि माइनस मूल्य ह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ठीक ना, ये इसका फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे सकल मूल्य वृद्धि यहाँ पे देखिए कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको सकल मूल्य वृद्धि की फार्मूला पता होनी चाहिए, इसे किस प्रकार से निकालेंगे ये पता होना चाहिए, ठीक ना। देखिए सकल मूल्य वृद्धि के यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दिया हूँ, उत्पादन का मूल्य माइनस अन्य फर्मों से कच्चे माल की खरीदी, ठीक ना, ये आपका क्या हो जाता है सकल मूल्य वृद्धि। तो यहाँ पे उत्पादन का मूल्य यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको उत्पादन का मूल्य हम लोग कैसे निकालेंगे ये पता होना चाहिए फिर से। तो देखिए उत्पादन का मूल्य इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाता है, कुल बिक्री स्टॉक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे छूट गया है विक्रय, क्या छूट गया है विक्रय प्लस कुल बिक्री स्टॉक में परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पे कुल बिक्री स्टॉक में परिवर्तन इक्वल टू क्या हो जाता है, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक को ही क्या कहते हैं, कुल बिक्री स्टॉक में परिवर्तन मतलब कितना चेंज किया, तो बाद में कितना था और पहले कितना था और बाद में कितना हुआ, तो वही तो क्या हो गया चेंज किया, वही क्या हो जाएगा परिवर्तन। तो यहाँ पे इसका फार्मूला है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, तो ये क्या हो जाएगा उत्पादन का मूल्य इक्वल टू यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे छूट गया है विक्रय प्लस कुल बिक्री स्टॉक में परिवर्तन, ठीक ना। तो देखिए विक्रय यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, सबसे पहले हम निकालते हैं उत्पादन का मूल्य, ठीक ना। तो विक्रय आपका यहाँ पे 200 दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे विक्रय आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सेल 200 दिया हुआ है, ठीक ना। तो वहां पे 200 का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। देखिए अंतिम स्टॉक आपका कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, आप लोग वहां पे जाके देख लेंगे चार्ट में, ठीक ना। और आपका प्रारंभिक स्टॉक 10 दिया हुआ है, तो 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 और 200 प्लस 5 इक्वल टू 205 आपका क्या आ गया, उत्पादन का मूल्य आ गया। उत्पादन का मूल्य अब आ गया तो हम लोग अब सकल मूल्य वृद्धि भी निकाल सकते हैं। सकल मूल्य वृद्धि का फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, उत्पादन का मूल्य माइनस अन्य फर्मों से कच्चे माल की खरीद। देखिए उत्पादन का मूल्य यहाँ पे कितना देखें, उत्पादन का मूल्य 200 निकालें और कच्चे माल की खरीद 50 है। देखिए यहाँ पे कच्चे माल की खरीद देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कच्चे माल की खरीद कितना है 50 है प्यारे बच्चों, तो उसको घटा देना है 50 को फार्मूला में। देखिए यहाँ पे 205 में 50 घटाएंगे तो 155 आएगा, तो 155 सकल मूल्य वृद्धि आपका यहाँ पे निकल गया प्यारे बच्चों, क्या निकल गया, सकल मूल्य वृद्धि आपका यहाँ पे निकल गया। अब मूल्य ह्रास को हम लोग को घटा देंगे, तो यहाँ पे देखिए मूल्य ह्रास कितना है 10 है, ठीक ना, मूल्य ह्रास कितना है आपका प्यारे बच्चों 10 है, तो 155 में से हम यहाँ 10 हटा देंगे प्यारे बच्चों तो 145 बचेगा और यही शुद्ध मूल्य वृद्धि आपका क्या हो जाएगा 145 हो जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा
45 हो जाएगा। अब 17 नंबर का प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, 17 नंबर का क्या प्रश्न है, सट्टा उद्देश्य के प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग की व्याख्या करें। ये थोड़ा हार्ड प्रश्न है, ये बोर्ड में अक्सर आता ही नहीं है, ठीक ना, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए। 5 प्रश्न आपका दिया हुआ है, कितना, 5 प्रश्न में वही 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आप न्यूमेरिकल का फॉर्मूला, यही न्यूमेरिकल सेम टू सेम रहने वाला है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देगा, मतलब मान चेंज कर देगा। यहाँ 100 है, वहाँ 150 रहेगा, 200 है, वहाँ 50 रहेगा, इसी तरह से चेंज कर दिया जाएगा। तो आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे व्यक्ति सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत नगद मुद्रा की मांग इस इच्छा से करता है जिससे व्यक्ति बॉन्ड आदि की कीमतों में होने वाले परिवर्तन का लाभ उठा सके। सट्टा उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली नगद मुद्रा की मात्रा ब्याज की दर पर निर्भर करती है प्यारे बच्चों, यानी कि ब्याज की दर पर निर्भर करती है कितना आप वह बॉन्ड वुड लेके रखिए प्यारे बच्चों, ठीक ना। बॉन्ड की कीमतों में तथा ब्याज की दर विपरीत संबंध पाया जाता है। देखिए, बॉन्ड की कीमत और ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी कि बॉन्ड की कीमत बढ़ेगा तो ब्याज की दर घटेगा, अगर ब्याज की दर बढ़ रहा है तो बॉन्ड की कीमत आपका घटने वाला है। देखिए, बॉन्ड तथा प्रतिभूतियों की कीमत में होने वाले परिवर्तन का लाभ उठा सके, क्योंकि बॉन्ड तथा प्रतिभूतियों की कीमतों में होने वाले परिवर्तन का लाभ उठा सके। देखिए, प्रोफेसर किन्स के अनुसार, ये एक अर्थशास्त्री थे प्यारे बच्चों, इसके अनुसार देखिए यहाँ पे भविष्य के संबंध में रोजगार बाजार की तुलना में अधिक जानकारी द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य को सट्टा उद्देश्य कहा जाता है। देखिए, सट्टा उद्देश्य क्या कहा जाता है, उस यहाँ पे उसका डिफिनेशन किसके अनुसार, प्रोफेसर किन्स के अनुसार आपका लिखा हुआ है। देखिए, इसमें और क्या है, व्यक्ति सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत नगद मुद्रा की मांग इस इच्छा से करता है जिससे व्यक्तियों की बॉन्ड आदि की कीमतों में होने वाले परिवर्तन का लाभ उठा सके, यानी कि परिवर्तन होगा तभी उसका फायदा कब होगा ना, फायदा घाटा कब होगा, यानी कि उससे, ताकि उसे फायदा हो, इसलिए इसका इच्छा करता है प्यारे बच्चों। देखिए, बॉन्ड की कीमतों तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है, ये मैंने आपको पहले बताया। सट्टा उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली नगद मुद्रा की मात्रा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। कम बॉन्ड की कीमतें ऊंची ब्याज दरों में तथा ऊंची बॉन्ड की कीमतें कम ब्याज दरों में प्रकट करती है, यानी कि विपरीत संबंध पाया जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि अर्थात ब्याज दर में कमी की संभावना दशा में लोगों अधिक बॉन्ड खरीदेंगे ताकि भविष्य में कीमत बढ़ने पर उन्हें बेचकर लाभ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ कमाया जा सके। इस स्थिति में सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत रखी जाने वाली नगद मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है। इसके विपरीत यदि भविष्य में बॉन्ड की कीमतें गिरने की संभावना होती है अर्थात ब्याज की दर बढ़ने की संभावना होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है प्यारे बच्चों। बॉन्ड का कीमत कम होगा तो ब्याज का दाम बढ़ेगा, और ब्याज का दाम कम होगा तो बॉन्ड का कीमत बढ़ेगा। समझ रहे ना बात को। तब ऐसी दशा में सट्टा उद्देशित के अंतर्गत अधिक मुद्रा की मात्रा रखी जाएगी। इस प्रकार से ब्याज की दर जितनी ऊंची होगी, सट्टा का उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग उतनी ही कम होगी, तथा ब्याज की दर जितनी कम होगी, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग उतना ही होगा प्यारे बच्चों। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग यहाँ पे देखिए, इसका थोड़ा ग्राफिकल में किस तरह से लिखेंगे। देखिए, यदि नगद मुद्रा की मांग को L2 के रूप में दिखाया जाता है तो L2 किसका फंक्शन हो जाएगा, रेट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। मतलब ये किस पर निर्भर कर रहा है, ब्याज की दर पर निर्भर कर रहा है। कौन, मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर कर रहा है, ठीक ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो देखिए, अर्थात सट्टा के लिए नगद की मात्रा ब्याज की दर R पर निर्भर करता है। L2 तथा R के विपरीत संबंध होने के कारण सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा का वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर सीधा संबंध रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा, समानुपाती संबंध रहा कि दोनों एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो ये आपका इस तरह से ग्राफ बनता है। यदि आपका इस प्रकार से संबंध रहा कि एक बढ़ा तो दूसरा घट जाएगा और दूसरा बढ़ा तो एक घट जाएगा, ठीक ना, तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है, इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है प्यारे बच्चों। वही यहाँ पे आपको दर्शा के दिया गया है। ये है ब्याज की दर वाई अक्ष में और मुद्रा की मांग यहाँ पे एक्स अक्ष में दर्शाया गया है। देखिए किस प्रकार से आपका विपरीत संबंध पाया जाता है और तरलता की जाल ये है, ठीक ना, यहाँ पे यही दर्शा दिया गया है। देखिए इस प्रकार से कुल मुद्रा की मांग के अंतर्गत सौदा दूरदर्शिता तथा सट्टा उद्देश्यों के लिए मांगी गई मुद्रा की मांगे सम्मिलित होती है। मानक कुल मुद्रा की मांग कितना है, एल, ठीक ना, तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा। देखिए एक बार में आपको ये समझ में नहीं आने वाला है
क्योंकि अगर आपने अच्छा से नहीं पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन थोड़ा टफ है और ये क्वेश्चन नहीं आता है, जनरली आता ही नहीं है, ठीक ना। मैंने इसलिए आपको बना दिया, फिर अगर आ जाए इसलिए एक बार देख लीजिएगा, तो इसी तरह से लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो मुद्रा की मांग है ये किस पर निर्भर करता है, ये इनकम पर का भी फंक्शन है, इनकम पर भी निर्भर करता है, और ये इनकम प्लस ये रेट का योग है, ठीक ना। इनकम प्लस रेट का योग है, अगर दोनों को जोड़िएगा तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा y, r आ जाएगा, ठीक ना। क्लियर, यहीं तक है। तो यहीं पर यहाँ पे वही लिख दिए हैं। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि यदि स्थिर होने, क्या है यहाँ पे आय होगा, क्या होगा यहाँ पे आप दिया गया है, यहाँ पे आय होगा, ठीक ना। आय स्थिर होने के कारण सौदे तथा दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग व्यक्ति की प्रत्याशा मनोवैज्ञानिक स्थिति पर निर्भर करता है। अतः कहा जा सकता है कि ब्याज की दर का परिवर्तन ही सट्टे के लिए मुद्रा की मांग का उत्पन्न करता है। यही आपका यहाँ पे कहानी था प्यारे बच्चों। 5 नंबर आपको मिल जाएगा, इतना लिखिएगा तब आपको 5 नंबर मिलने वाला है, ठीक ना। तो 5 प्रश्न आता है, 5 में से आप कोई भी 3 प्रश्न को आपको लिखना है, जरूरी नहीं जो आप जानते हैं वही लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सारा 500 आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, मुद्रा पूर्ति से क्या तात्पर्य है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक मापों को परिभाषित करना है प्यारे बच्चों, ठीक ना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहले आप लोग से समझिए कि मुद्रा की पूर्ति किसे कहा जाता है, ठीक ना। किसी निश्चित बिंदु पर यानी कि एक निश्चित समय पर मुद्रा की समस्त मात्रा यानी कि कितना अभी मुद्रा है उसकी समस्त मात्रा को क्या कहा जाता है, मुद्रा पूर्ति कहा जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ बैंक के पास है, वही पूरे बाजार में कितना मुद्रा है उसी को क्या कहा जाता है, मुद्रा पूर्ति कहा जाता है। देखिए इसे नियमित रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आकलित किया जाता है। एक नंबर में आपका प्रश्न आ सकता है कि मुद्रा पूर्ति को कौन आकलित करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आकलित करता है प्यारे बच्चों, ठीक ना। इसको कलर में चेंज कर लेता हूं, ठीक। इस आकलन में निम्नलिखित घटकों का उपयोग किया जाता है। देखिए ये M1 इक्वल टू क्या होता है, CDD प्लस OD। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है DD क्या है, बैंकों की मांग जमा खातों में जमा राशियां। मैंने आपको पहले बताया कि जितना मुद्रा है अभी बाजार में, जितना मुद्रा है बैंक है में जितना मुद्रा है, तो यहाँ पे DD क्या हो गया, बैंकों में जितना मुद्रा जमा है। OD क्या हो गया, रिजर्व बैंक के पास संग्रहित मुद्रा जितना है। और C क्या होगा, जनता के पास जितना करेंसी है, यानी कि जितना भी मुद्रा है बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास और बाजार में जितना है जनता के पास, सभी का योग मान लेते हैं M1 है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू हो जाएगा M1 प्लस डाकघर बचत बैंक में जमा राशियां, ठीक ना। M3 इक्वल टू मान लेते हैं M1 प्लस बैंकों के पास जमा राशियां निवल समाधि जमा। M4 इक्वल टू M3 प्लस राष्ट्रीय, M3 मतलब ये सारा जुड़ते आ रहा है, ठीक ना, ये सारा जुड़ते आ रहा है। M1 में इतना हम लोगों ने जोड़ लिया, अब M2 में क्या करेंगे, डाकघर वाला भी जोड़ लेंगे। M3 में क्या जोड़ लेंगे, M2 प्लस बैंकों के पास जमा निवल समाधि राशियों को जोड़ लेंगे। M4 में क्या जोड़ लेंगे, यहां तक M4 बन गया, ठीक ना। M4 में अब हम लोग क्या जोड़ेंगे, M3 प्लस राष्ट्रीय बचत पात्रों में अतिरिक्त डाकघर बचत संगठनों की संपूर्ण जमाएं, यानी कि सब जमाओं को जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या बन जाएगा, M4 बन जाएगा प्यारे बच्चों। इसी को क्या कहा जाता है, आपका इसी को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है, ठीक ना। तो ये किस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यहाँ पे मैंने आपको परिभाषा दे दिया है, किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से घटाया जाता है। देखिए M1 एवं M2 मुद्रा पूर्ति के संकुचित तथा M3 एवं M4 मुद्रा पूर्ति के व्यापक मान समझे जाते हैं। ये व्यापक मान समझा जाता है M3 तथा M4, और M2 तथा M1 आपका क्या समझा जाता है, मुद्रा के संकुचित समझा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद M3 मुद्रा पूर्ति का सर्वाधिक प्रयुक्त माना जाता है। ये M3 जो है ना, M1 प्लस यहाँ पे M2 होगा, ठीक है ना, M2 प्लस बैंकों के पास जमा निवल राशि, ठीक ना। तो ये प्रयुक्त माना जाता है। यह आदर्श मुद्रा पूर्ति है जिसे समाज में समग्र मौद्रिक संसाधनों के भी नाम से जाना जाता है। समग्र का मतलब ये होता है संपूर्ण मौद्रिक संसाधनों के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। क्लियर आप लोग यहाँ है। अब 19 नंबर का प्रश्न आप देखिए। 19 नंबर का आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों, किसी रेखा में पैरामेट्रिक शिफ्ट की व्याख्या चित्र की सहायता से कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, B प्लस MA प्लस E होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में, ठीक ना। तो साइंस वाले अच्छे से जानते होंगे, आर्ट्स वाले ज्यादा परेशान नहीं होना, मैं बताऊंगा। देखिए रूप में दर्शाया जाता है जिसमें B 2 परिवर्तित चर रहता है, मतलब ये परिवर्तन चर रहता है, B परिवर्तित करते रहता है, ठीक ना। देखिए जहां पर M क्या है, M 0 से बड़ा है, ठीक ना। में को सरल रेखा में प्रवर्तनता कहा जाता है और 0 ऊर्ध्वाधर अक्ष का अंत खंड है। जब
जब इसमें इकाई से वृद्धि होती है तो b के मूल्य में m इकाइयों की वृद्धि हो जाती है। इसे आरेख पर परिवर्ती का संचरण कहा जाता है। संचरण यहाँ पे होगा, संचरण कहा जाता है। परंतु m या इसमें परिवर्तन होता है तो इसे आरेख पैरामीट्रिक शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आरेख पैरामीट्रिक शिफ्ट कहा जाता है, क्योंकि m और इकाई को आरेख का पैरामीटर कहा जाता है, ठीक ना। अन्य शब्दों में आरेख का परिवर्तन अथवा अंत खंड में ई परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन होते हैं उसे आरेख का पैरामीट्रिक शिफ्ट कहा जाता है। इसे उपभोग फलन द्वारा समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पे आप किस प्रकार से इसे समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। C इक्वल टू क्या है? रेंकी C बी वाई। बी क्या था हम लोगों ने पढ़ा। देखिए यदि y में परिवर्तन से C में परिवर्तन हो तो इसे आरेख पर परिवर्तनों का संकलन कहेंगे, परंतु यदि C या इसमें परिवर्तन हो तो इसे आरेख का पैरामीट्रिक शिफ्ट कहा जाएगा। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग क्या है? प्रवणता में परिवर्तन होने के पर वक्र इस प्रकार से खिसकता है कि प्रवणता बढ़ने का वक्र ढाल हो जाता है, ठीक ना। वक्र क्या हो जाता है? ढलवा हो जाता है। और प्रवणता घटने से वक्र कम ढाल हो जाता है। यहाँ पे अधिक ढाल और कम ढाल हो जाता है, किस प्रकार से बताया गया है। देखिए और दूसरा क्या है? ख में अंत खंड में परिवर्तन। देखिए यहाँ पे दो ठो आपका क और ख यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। ये आप लोग टेंशन मत लीजिए कि कुछ समझा नहीं रहे हैं सर। देखिए अंत खंड बढ़ने से वक्र उतनी ही मात्रा में समांतर रूप से क्योंकि पर्णवता समान है ऊपर की ओर से खिसक जाता है, और इसके विपरीत अंतः खंड घटने पर उतनी ही मात्रा में समांतर रूप से नीचे खिसक जाता है। देखिए यहाँ पे आपका दर्शाया गया है। देखिए बढ़ने पर किस प्रकार से बढ़ जाता है, घटने पर भी किस प्रकार से घट जाता है, जिसका दोनों का समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। और ख में जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा अंत खंड में परिवर्तन से अंत खंड बढ़ने पर वक्र उतनी ही मात्रा में समांतर रूप से ऊपर खिसक जाता है। देखिए उतनी मात्रा में समांतर रूप से ऊपर खिसक जाता है। और ये क्यों खिसक जाता है? पर्णवता समान होता है। ये वर्ड बोलने में थोड़ा कठिनाई हो रहा है हमें, आप लोग थोड़ा कष्ट कीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा मैंने, यहाँ पे आपको बता दिया किस प्रकार से ऊपर खिसक जाता है, किस प्रकार से नीचे आ जाता है, और हर एक का समीकरण दिया हुआ है। इस प्रकार से अगर आप छापते हैं प्यारे बच्चों तो आपको फुल में से फुक्स मार्क्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है रेखा के बारे में। जब रेखा की ढाल घटती है तो पहले से कम ढाल वाली हो जाती है। उदाहरण के लिए C इक्वल टू C प्लस बी वाई, C इक्वल टू 100 प्लस 0.84 तथा B घट करके 0.6 हो जाता है। तो नया यहाँ पे सारा आपका दिया हुआ है, ठीक ना, हो जाता है। C इक्वल टू 100 प्लस 0.6 y हो जाएगा। इससे वक्र के C के वक्र के कम ढलवा हो जाएगा, क्योंकि पहले I 100 बढ़ने पर उपभोग 80 बढ़ रहा है, परंतु I 100 बढ़ने पर उपभोग 60 बढ़ेगा, ठीक ना। जब रेखा के अंत खंड में I में वृद्धि है तो रेखा समांतर रूप से ऊपर की ओर खिसक जाती है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया क्या होता है आपका। तो ये आपका खत्म हो गया पूरा 19 नंबर तक का प्रश्न। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। कल आपका मॉडल पेपर सेट 2 का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेट 2 का आ जाएगा। और इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री, जियोग्राफी का एक सेट हम लोगों ने देख लिया। अगर आपने उस सेट का सॉल्यूशन को नहीं देखा तो आप चैनल पे विजिट करके उसे देख सकते हैं प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक।